नमस्कार। सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भरत। दोस्तों, आत्मविश्वास हमारी सफलता के मार्ग में बहुत बड़ा कारक है, लेकिन दोस्तों आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच बहुत महीन अंतर होता है। इस अंतर को हमें समझना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास जहां हमें सफलता की तरफ एक कदम आगे ले जाता है, वहीं अति आत्मविश्वास हमें विफलता की तरफ बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए अति आत्मविश्वास से हमेशा बचना चाहिए और आत्मविश्वास से लबरेज होकर हमें हमेशा अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। तो साथियों, हर बार की तरह मैं यही निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन की मुसीबतों से बिना घबराए अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहिए, लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हर रोज की तरह आज का भी हमारा जो टॉपिक है ऑनलाइन क्लास से संबंधित, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आज हम बात करेंगे 52वें संविधान संशोधन की, आज हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची की, आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 की, हम बात करेंगे 91वें संविधान संशोधन की, और हम बात करेंगे कियोतो होलोहन मामले की। साथियों, दरअसल हम बात करेंगे दल बदल कानून की, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमेशा से इस विषय से संबंधित सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से यह मुद्दा ज्यादा सुर्खियों में रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाली परीक्षाओं में इस विषय से सवाल पूछे जाने की गुंजाइश ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं। फेरबदल यह है कि क्वेश्चंस हम शुरुआत में दिखाने के बजाय आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, तो आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। आप खुद अपने आप को जांच सकते हैं कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा है और यह वीडियो उन क्वेश्चंस के जवाब देने में कितना कारगर साबित हो रहा है। तो साथियों, लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको दल बदल कानून के बारे में थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और यहां के राजनीतिक दल इस संसदीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। साथियों, हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के माध्यम से संचालित होता है। राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकारें चुनी जाती है और वो सरकारें दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों का संपादन करती है। अभी राजनीतिक दलों की बात करें तो हमारे देश में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। 8 राष्ट्रीय दल हैं। ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूं। इसमें बीजेपी है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एनसीपी है, टीएमसी है। एनसीपी साथियों शरद पवार वाली पार्टी है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस है, सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बीएसपी है बहुजन समाजवादी पार्टी, और एक रिसेंटली 2019 में इस सूची में ऐड हुई है, वो है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 2019 में ही ऐड हुई है। ये 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इस विषय से संबंधित सवाल भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी और एनपीपी, ये 8 राष्ट्रीय दल है। इनमें से एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, इन तीनों दलों को लास्ट ईयर 2019 में चुनाव आयोग द्वारा यह नोटिस दिया गया था कि आप राष्ट्रीय दल के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इनकी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन अभी ये प्रस्ताव चुनाव आयोग के स्तर पे विचाराधीन है। तो एक ये जानकारी थी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे लगभग 48 प्रांतीय दल हैं। इनको क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। इनकी संख्या है 48। इनमें से राजस्थान में आप आइडिया लगाइए कितने हो सकते हैं। साथियों, राजस्थान में एक भी क्षेत्रीय दल नहीं है। टोटल 48 प्रांतीय दल हैं लगभग, जिनमें से राजस्थान में एक भी प्रांतीय दल नहीं है। 8 राष्ट्रीय दल के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन दलों के माध्यम से हमारे यहाँ पे सरकारें बनती है, बिगड़ती है, विपक्ष का निर्माण होता है।
चुनाव में इन दलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन्हीं दलों से संबंधित है हमारा आज का टॉपिक, दल बदल कानून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। साथियों, 1967 का साल भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1967 में क्या हुआ कि कांग्रेस का पतन देश की राजनीति में शुरू हो गया था। पतन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1967 के जो चुनाव थे वो कांग्रेस के लिए ह्रास का काल था, गिरावट का काल था। इसमें केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन राज्यों में, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, मतलब कम बनी थी। तो राज्यों के जो नेता थे कांग्रेस से जुड़े हुए, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के धीरे धीरे अन्य दलों की तरफ पलायन करने लगे थे। इसी दौरान का एक वाकया हरियाणा के नेता गयालाल से संबंधित है, उसको सभी बताते हैं। गयालाल जी कांग्रेस के नेता थे और 1967 के अक्टूबर माह की वो घटना थी। इन्होंने 1967 के अक्टूबर माह में गयालाल जी ने 15 दिन के भीतर, साथियों 15 दिन के भीतर इन्होंने 4 दल चेंज कर लिए थे। तो बाद में इनका नाम हो गया था आयाराम गयाराम, और वहीं से शुरू हो गई थी आयाराम गयाराम की कहावत। इसके बाद में इस समस्या की तरफ भी लोगों का ध्यान गया कि चुनाव में स्थिरता होनी चाहिए, राजनीतिक दलों में स्थिरता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी चुनाव होता है तो उसके जो कैंडिडेट्स है वो पार्टी की विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं और उसी विचारधारा के नाम पे उनको वोट मिलते हैं। अब चुनाव हो जाने के बाद में और चुनाव जीत जाने के बाद में अगर वो उस पार्टी को छोड़ दें तो ये नैतिक रूप से अच्छा नहीं माना जा सकता। क्योंकि साथियों, उन्होंने उस पार्टी की विचारधारा के नाम पे वोट मांगे थे, उस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के नाम पे वोट मांगे थे, उस पार्टी की नीतियों के नाम पे वोट मांगे थे, और 2-3 महीने बाद अगर वो पार्टी छोड़ दे और उस दल को छोड़ के दूसरे दल को में शामिल हो जाए तो इससे स्वाभाविक तौर पे अच्छा नहीं माना जा सकता। तो 1967 के बाद में गयालाल जी की जो घटना हुई वो एक ऐतिहासिक घटना है। इसके बाद में ये प्रयास शुरू हो गए थे कि इस मुहिम पे, इस प्रयासों पे, इस तरह के प्रयासों पे विराम लगना चाहिए और दल बदल की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रयास होते रहे, लेकिन प्रयासों को अंतिम शक्ल मिली 1985 में। 1985 में आपको पता है केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी 400 से अधिक सीटों के साथ बहुत बड़ी मेजोरिटी, अब तक की सबसे ऐतिहासिक मेजोरिटी उसे कहा जाता है, उस मेजोरिटी के साथ सरकार में आए थे। तो सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, मतलब एमपीज राजीव गांधी के पास ज्यादा थे और राजनीतिक अनुभव राजीव गांधी के पास कम था। दल बदल को रोकने के लिए प्रयास लंबे समय से चल ही रहे थे, तो इस कार्य को अंजाम दिया राजीव गांधी सरकार ने। और 1985 में राजीव गांधी एक संविधान संशोधन लेके आए जो 52वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन के बारे में खूब सारे प्रश्न अब तक के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। साथियों, 52वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में मुख्यतः 3 चेंज किए। पहला चेंज यह था कि इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा 10वीं अनुसूची का संबंध अब आपको पता चल गया होगा। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, मतलब दल बदल को रोकने से है। आपको पता होगा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः ये 8 थी, बाद में 4 और अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये अनुसूचियां भारतीय संविधान में जोड़ी गई। अनुसूचियां भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं 10वीं अनुसूची की, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई और दल बदल से संबंधित है। इसके अलावा इसमें इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुच्छेद और जोड़ा गया, वो था 102। जोड़ा नहीं गया, इसमें परिवर्तन किया गया, और एक अनुच्छेद है 191। इन दोनों में परिवर्तन किया गया, ये अनुच्छेद है।
साथियों, ये अनुच्छेद इस बात से संबंधित है। अनुच्छेद 102 ये कहता है कि संसद में जब कोई एमपी दल बदल कर लेता है, अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो अध्यक्ष या सभापति को यह पावर है कि वो उसे अयोग्य कर सकता है और उस अयोग्यता के आधार पे उसको सदन का सदस्य रहने के लिए निरहरित किया जा सकता है, यानी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब सीधा सा यह है कि उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और यही प्रावधान राज्य विधानसभा के संबंध में अनुच्छेद 191 में दिए गए हैं। राज्य विधानसभा, और यह है संसद से संबंधित। आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस 52वें संविधान संशोधन में आखिरकार दल बदल माना किसे गया। इसके लिए साथियों 52वें संविधान संशोधन में 3 परिस्थितियां दी गई हैं। पहली परिस्थिति यह है कि अगर कोई एमपी या एमएलए खुद अपनी इच्छा से, मतलब स्वेच्छा से किसी दल का त्याग कर दे और दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर दे। मान लो कोई एमपी एक्स पार्टी से चुना गया है और चुनने के बाद वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी विचारधारा इस दल से मैच ही नहीं करती, और वो अपनी पार्टी से खुद आगे होकर इस्तीफा दे दे, तो उसका इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया जाए या नहीं कर लिया जाए, लेकिन दल बदल के कानून के तहत उसकी सदस्यता इन दोनों अनुच्छेद के अनुसार खत्म की जा सकती है। मतलब यह है कि वो भविष्य में उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा। मान लो कोई एमपी है, वो खुद आगे से होकर पार्टी से इस्तीफा दे देता है। कई बार होता यह है कि पार्टी से इस्तीफा दे दे और एमपी बना रहे, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन अगर उसकी पार्टी उसके इस कृत्य को दल बदल कानून के तहत संज्ञान में लेती है, तो उसकी सदस्यता सदन से भी जा सकती है। पहला जो मानक है वो ये है। दूसरा मानक ये है कि अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार मत का प्रयोग नहीं करता है, मतलब जिस विचारधारा पे पार्टी चल रही है उसके अलावा दूसरी पार्टी को वोट देता है सदन में किसी विषय पे, या मतदान में भाग ही नहीं लेता है। 2 चीजें हैं, या तो एंटी वोटिंग करता है, उसकी पार्टी कह रही है कि हमें एक्स मुद्दे पे वोटिंग करनी है और वो वाई मुद्दे पे वोटिंग करता है, या फिर वोटिंग में भाग ही नहीं लेता, तो इस स्थिति में भी उसकी सदस्यता जा सकती है। उसको एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना पड़ सकता है, बशर्ते कि इस कृत्य के लिए 15 दिन के अंदर अंदर उसकी पार्टी उसे माफ नहीं करे। इसमें साथियों यह है कि आप एंटी वोटिंग कर रहे हैं, एंटी वोटिंग के लिए आपकी पार्टी आपको 15 दिन की अवधि में माफ कर सकती है। अगर नहीं करती है तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। तीसरी इसमें स्थिति यह है कि कोई एमपी या एमएलए जो निर्दलीय चुना गया था, चुनाव के दौरान निर्दलीय के रूप में जीत के आया था। अगर कोई निर्दलीय एमपी या एमएलए निर्वाचित होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले, तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। हम ये अक्सर देखते हैं कि कोई एमएलए जो निर्दलीय चुन के आता है, वो चाहे सरकार में शामिल भी हो जाए तो भी उस पार्टी की सदस्यता नहीं लेता है, पूरे 5 साल तक वो निर्दलीय ही रहता है। इसका कारण बस इतना है साथियों कि उस पे अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। इसमें चौथी स्थिति और है साथियों, नामांकित सदस्यों के लिए। आपको पता है कि संसद में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं। अगर ये नामांकित सदस्य अपने नामांकन के 6 माह के बाद, इसमें 6 माह की टाइम लिमिट है, 6 माह के बाद अगर किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें भी एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना पड़ेगा। ये 4 शर्तें हैं साथियों, जिनके आधार पे किसी एमपी या एमएलए के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। तो हमने ये ब्रीफली जान लिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं। 10वीं अनुसूची से संबंधित अगर सवाल आपके आता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए।
52वें संविधान संशोधन से संबंधित सवाल अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, दल बदल से संबंधित है। कब लागू हुआ? 1985 में लागू हुआ। किन परिस्थितियों में लागू हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के बारे में प्रश्न अगर पूछा जाए तो यह भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं अध्यक्ष और सभापति की भूमिका की। यह जो कानून है 52वां संविधान संशोधन विधेयक, इसने अध्यक्ष और सभापति को, अध्यक्ष में मैं लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष दोनों के साथ में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों जगह काम करता है। संसद में भी ये कानून समान रूप से काम करता है और विधानसभाओं में भी ये कानून समान रूप से काम करता है। तो अध्यक्ष और सभापति को इसमें बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई थी, यहां तक कि अध्यक्ष और सभापति के निर्णय को जो वो दल बदल कानून के संबंध में देता था, सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में देता था, न्यायिक समीक्षा से भी मुक्त रखा गया था। इस संविधान संशोधन में अध्यक्ष के निर्णय को, अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त, न्यायिक समीक्षा से मुक्त रखा गया। अध्यक्ष अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर देता था तो उसकी वो अपील नहीं कर सकता था। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा था कि कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में जो हुआ, कर्नाटक के एमएलएज जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था वो बाद में सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से वो अयोग्य तो घोषित हुए, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पे जो पाबंदी लग गई थी वो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी थी। ऐसा ही कुछ मामला अभी मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो सवाल ये उठता है कि जब अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त हो गया था तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है इसमें? तो इसके संबंध में अब आगे हम बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण वाद है सुप्रीम कोर्ट का, किहोतो होलोहन, होलोहन बनाम जाचिलुवाद। साथियों, ये किहोतो होलोहन बनाम जाचिलुवाद सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण वाद है। 1992 में इसमें डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि नहीं, अध्यक्ष का फैसला इसमें न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं रहेगा, अध्यक्ष के फैसले की अपील हो सकती है। आपको किहोतो होलोहन बनाम जाचिलुवाद के संबंध में प्रश्न अगर पूछा जाए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि छोटे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की गुंजाइश कम है, लेकिन आरएस जैसे एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है कि किहोतो होलोहन बनाम जाचिलुवाद किससे संबंधित है। तो इसमें अध्यक्ष ओब्लिक सभापति के फैसले न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं, ये किहोतो होलोहन बनाम जाचिलु मामला। साथियों, इस 52वें संविधान संशोधन में एक और चीज थी, वो ये थी कि अगर कोई पार्टी के एमएलए 1/3 बहुमत से, केवल 1/3 बहुमत से, जैसे कि मान लो 60 एमएलए किसी पार्टी के हैं, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में किसी पार्टी के 60 एमएलए है, 60 का 1/3 होता है साथियों 20 एमएलए। अगर किसी पार्टी के 20 एमएलए ये चाहें कि हम ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो 52वें संविधान संशोधन में इस घटना को पार्टी का विलय माना गया। अगर 1/3 सदस्य भी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसको पार्टी का विलय माना गया, दल बदल नहीं माना गया, पार्टी का विलय। अब यह कैसे हो सकता है? किसी पार्टी के केवल 1/3 सदस्य ये चाहे कि हम ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे और उस पार्टी को विलय मान लिया जाए, तो ये तो थोड़ा गलत था साथियों, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी ये चाह रही थी कि हम इसी पार्टी में रहेंगे। तो ये एक बड़ी भारी समस्या थी। इसका समाधान बाद में सरकार ने 2003 में किया,
91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब हम यहाँ पे 91वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, इसके द्वारा मूल रूप से तो ये हुआ था कि जो मंत्री परिषद होता है उसका आकार 15% तक सीमित किया गया। ये जो मूल रूप से संबंधित है वो ये है कि मंत्री परिषद का आकार 15% तक। साथियों, पहले मंत्री परिषद खूब बड़े बन जाया करते थे, लेकिन अब आप देखते होंगे कि मंत्रियों की संख्या लिमिटेड रहती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि लाभ के पद की एक अवधारणा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। अगर ज्यादा लोगों को मंत्री बना दिया जाएगा तो इससे विधायिका कमजोर पड़ती है। ज्यादातर लोग जब कार्यपालिका में चले जाएंगे विधायिका के तो विधायिका का फिर मतलब क्या रहेगा। इसीलिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार 15% तक सीमित किया गया। अब राजस्थान के मामले में इसको समझते हैं। राजस्थान में 200 एमएलए है टोटल, और 200 का 15% होता है 30। तो साथियों, राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। 30 से ज्यादा होने पे ये संविधान का उल्लंघन हो जाता है। तो आपको कभी ये पूछा जाए कि 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो मूल रूप से ये संबंधित है मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने से। तो फिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमारा तो आज का विषय दल बदल कानून है। तो साथियों, इसमें एक पॉइंट दल बदल कानून से संबंधित भी था, और इसमें 1/3 की जगह 1/3 के स्थान पे 2/3 सदस्यों के समर्थन से दल का विलय। मूल रूप से 52वें संविधान संशोधन में जो व्यवस्था रखी गई थी कि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य पूरे दल का विलय कर सकते हैं, वो व्यवस्था 91वें संविधान संशोधन द्वारा बदल दी गई, और यह व्यवस्था कर दी गई कि अब 60 में से 40 सदस्य अगर चाहेंगे तो ही पार्टी का विलय होगा। पार्टी का विलय होगा, अन्यथा वो एमएलए दल बदल कानून का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तो साथियों, ये सारी चीजें दल बदल कानून के संबंध में फैक्चुअल चीजें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि इनसे संबंधित कोई सवाल अब गलत नहीं जाना चाहिए। लेकिन साथियों, अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं। प्रश्न यह है कि वर्तमान दौर में चुनावों से पहले गठबंधन होने का दौर है। आजकल कई जगह स्थितियां ये हो गई है कि कोई भी एक पार्टी अपने दम पे पूर्ण बहुमत लाने में असफल रहती है। तो चुनाव के पहले कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती हैं और वो गठबंधन चुनाव लड़ते हैं। अब मान लो कोई गठबंधन चुनाव जीत जाता है और चुनाव के बाद में उस गठबंधन का कोई दल अलग हो जाता है, तो यह व्यवस्था अभी तक इस दल बदल कानून में नहीं है कि उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि साथियों गठबंधन को भी एक दल ही माना जाना चाहिए। चुनाव आयोग भी इसके बारे में कह चुका है, और विधि आयोग की रिपोर्ट भी यही मानती है कि चुनाव पूर्व हुए गठबंधनों को एक दल के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो एक तो ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है, इस पे सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका नेताओं ने दल बदल के लिए निकाला है, जो अभी मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिला। वो साथियों 52वें संविधान संशोधन या दल बदल कानून के रूप में, कानून के तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है उसको वो पहले ही पूरा कर लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कोई भी एमएलए पहले पार्टी चेंज नहीं करता है, पहले वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे देता है कि मैं इस सदन का सदस्य नहीं रहूंगा। अब सदन का सदस्य नहीं है तो दल बदल कानून उसका फेल हो गया, दल बदल कानून के तहत उस पर कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद में वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है सदस्य नहीं रहने के दौरान, और उसकी सीट रिक्त हो ही गई साथियों, क्योंकि उसने इस्तीफा दे दिया।
अब बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उस सीट पे चुनाव होने हैं, वो दूसरी पार्टी से उस सीट पे चुनाव लड़ता है, जीतता है और वापस उसी सदन में आ जाता है। ये एक तरीका वर्तमान दौर में दूसरा निकल के आया है, जिसमें दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नेता लोग बड़े आराम से और बिना किसी तकलीफ के दल चेंज कर लेते हैं। तो साथियों, ये था कंप्लीट एनालिसिस दल बदल कानून के बारे में। और अब हम इस विषय से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, जिनको आपको हल करना है। 5 क्वेश्चंस का सेट आपकी स्क्रीन पे आएगा साथियों। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें। वैसे मुझे उम्मीद है कि 5 में से 5 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, सही कर पाते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से सही रहे। उनके जवाब अगली स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। साथियों, ये हैं आज के विषय से संबंधित 5 प्रश्न। आप इनमें से प्रत्येक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि पांचों के पांचों प्रश्न आपको आएंगे। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में अब से थोड़ी देर बाद इनके उत्तर दिखाए जाएंगे। तो आप पॉज करके पहले इन 5 क्वेश्चंस को देख लीजिए। अब आपको इन क्वेश्चंस के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये उत्तर आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे। आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर आपने दिए थे उनके उत्तर आप मैच कर लीजिए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस का हमें भी पता चले। और इस वीडियो के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो कमियां आपको लगी हैं वो आप बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उन कमियों को दूर कर सकें। तो ये था आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद साथियों।